அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடல்ஸ் ஹிந்தி கைடு வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडल्स हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसरत कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आशा है कि हमारा जो कार्यक्रम है रोज का आपके लिए लाभदायक रहा होगा. எங்களுடைய இந்த பதிவுகள் மாணவர்களே உங்களுக்கு நலம் பயப்பதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். ஆகவே நம்பினால் லைக் செய்யுங்கள், பகிருங்கள், மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பாருங்கள். தொடர்ந்து பாருங்கள். தொடர்ந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கள் வந்து இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் செய்தால் தானாக வீடுகளில் வரும். ஆகவே सब्सक्राइब से जुड़े वेडिकोल्रे. और आज का कार्यक्रम है एक नए प्रकार का छंद छंद शास्त्र. छंद शास्त्र तमिल छंद याप एंबाர்கள். हिंदी में छंद का मतलब है निर्धारित समय. ये खास करके काव्य के लिए, पद्य के लिए प्रयुक्त है. அது குறிப்பாக காவியத்துக்காகவும் கவிதைகளுக்காகவே இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. யாப்பு என்பது தமிழிலும் மிக அதிகமாக உண்டு இங்கே விட. இந்த யாப்பு இலக்கணம் கவிதைக்கு காவியத்துக்கு மிக உகந்தது. அதை ஒவ்வொரு கவிஞரும் பயன்படுத்த வேண்டும். அதை பயன்படுத்தாவிட்டால் அது கவிதை என்று பெயர் வராது. जो छंद का सदुपयोग नहीं करता अपनी कविताओं में वो कविता कविता नहीं रहेगी, वो अकविता मानी जाएगी. தமிழிலே இந்த யாப்பு இலக்கணத்தை பயன்படுத்தாத ஒரு கவி, ஒரு கவிதை அது கவிதையாக கருதப்படாது. அது இப்போ தற்பொழுது புது புது கவிதை அழைக்கப்படுகிறது. யாப்பு இலக்கணத்தை பயன்படுத்தாத, ஏற்றுக்கொள்ளாத, அதன்படி அமையாத கவிதைகள் புது கவிதை என்று அழைக்கப்படுகிறது. சில புது கவிதை பாருங்கள், இரண்டே வழியில் முடிகிறது. ஒரு கவிதை நான் படித்தேன், அது கேட்க ரொம்ப விந்தையாக இருக்கும். வாங்கினேன் பிடித்தார்கள், வாங்கினேன் பிடித்தார்கள், கொடுத்தேன் விட்டு விட்டார்கள். இவ்வளவு எளிமையான பார்க்க ஒரு கருத்து. வாங்கினேன் பிடித்தார்கள், கொடுத்தேன் விட்டு விட்டார்கள். இதனுடைய கருத்தை நீங்களே புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்று அதனுடைய கருத்தை நான் விளக்காமல் தங்களிடம் இருக்கிறது. நீங்களே அதை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். इस प्रकार जो छंदोबद्ध कविता है वही काव्य के लायक मानी जाती है. इस प्रकार छंद किसके लिए है? नदी है. अभी क्या है ना, आषाढ़ का महीना है, नदी श्रावण, इसमें हर नदी में बाढ़ निकल आई है. नदी और बढ़कर बहती है तो सुंदर लगती है. ஆறு நிரம்பி ஓடுகின்ற பொழுது அது கண்ணுக்கு அழகாக தெரியும், ரம்மியமாக தெரியும். மேலும் அந்த ஆற்று நீர் பாசனத்துக்கு உதவும். மக்கள் இதை வரவேற்பார்கள். நீங்கள் பார்க்கலாம், அணையிலிருந்து வருகின்ற தண்ணீரை மக்கள் போகிற வழியெல்லாம் அவர்கள் மலர் தூவி வரவேற்பார்கள், பூச்செடித்து வரவேற்பார்கள். ஏனென்றால் அதுதான் வாழ்க்கைக்கு, விளைச்சலுக்கு ஆதாரம். நீரின்றி அமையாது உலகு என்பதால் வள்ளுவர். நீரின்றி அமையாது उलग. उस प्रकार पानी के बिना कृषि संभव नहीं. वो नदी जब वो किनारे के सटकर बहती है, किनारे के अंदर से बहती है, किनारे से बाहर नहीं जाती है, तो वो सुंदर लगती है, वो शोभादायक है, लोगों के लिए लाभदायक है. वही नदी अगर किनारे से
पार करके, किनारा पार करके बहती है तो लोग उसे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लाभदायक नहीं है, वो हानिकारक है, वो सबके लिए हानिकारक है। नदी का पानी किनारे के अंदर बहना लाभदायक है, किनारे से बाहर हो जाना वो हानिकारक है। इसलिए उसके लिए लोगों ने किनारा बनाया है, नदी का किनारा बनाया है। उसी प्रकार कविता रूपी नदी जो है वो भी छंद शास्त्र के हटकर बहे तो वो शोभा देती है, वो लाभदायक भी है। अगर वो छंद के किनारे से पार करके अगर बहे तो वो लाभदायक नहीं है, वो हानिकारक है। इसलिए छंद का यहाँ पर प्रचलन हुआ है। छंद का प्रचलन इसीलिए हुआ है कि कविता रूपी नदी छंद के दायरे से होकर सिमट कर आगे बढ़े और सबके लिए लाभदायक बने। इसलिए कविगणों के लिए ये छंद शास्त्र का जानना सबसे अधिक जरूरी है। इसलिए राष्ट्रभाषा प्रवीण उत्तराज के छात्रों, दक्षिण भारत हिंदी विचार सभा के राष्ट्रभाषा प्रवीण उत्तराज परीक्षा लिखने वाले छात्रों, आप लोगों के लिए ये छंद शास्त्र जानना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए आपको 10 अंक निर्धारित है। आशा है कि आप 10 के लिए 10 अंक पूर्ण अंक पाएंगे, क्योंकि ये जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक वो बड़ा कठिन मालूम पड़ेगा, लेकिन समझने के बाद इससे सरल और कोई नहीं है। आप किसी शीर्षक पर निबंध लिखेंगे तो 50 पंक्तियाँ या 30 पंक्तियाँ 40 पंक्तियाँ लिखेंगे, लिखने पर भी आपको पूरा अंक नहीं मिलेगा। लेकिन ये छंद शास्त्र के लिए आप सिर्फ 5 या 10 अंक लिखे, 10 पंक्ति लिखे काफ़ी है, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। इस प्रकार मैथ्स में और छंदोबद्ध कविता ही काव्य मानी जाती है। इसलिए हम छंद का व्यवहार करना सीखें, उसका भेद और उसके लक्षण और उसके प्रकार सीखें, और आइए हम छंद के मूलवार पर जाएंगे। छंद का मैंने कहा काव्य, काव्य का आधार क्या है? पद्य है। पद्य का आधार वाक्य है, वाक्य का आधार शब्द है, शब्द का आधार वर्ण है, वर्ण माने अक्षर है। काव्य की परिभाषा देते हुए भामू ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से युक्त वाक्य ही काव्य होता है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य होता है। रस 9 माने गए हैं, आपको मालूम है। ये 9 रस जो है उससे युक्त वाक्य ही काव्य होते हैं। इसलिए वाक्य का आधार शब्द है, शब्द का आधार वर्ण है। वर्ण माने अक्षर, इसको अंग्रेजी में लेटर कहते हैं, इसको अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। தமிழ் எழுத்து என்கிறார்கள். சரி, எழுத்துக்கள் சேர்ந்து கருத்து முற்று பெற்றிருந்தால் அது சொல், சொற்கள் சேர்ந்து கருத்து முற்று பெற்றிருந்தால் அது வாக்கியம், இல்லாவிட்டால் அது சொற்றொடர், வாக்கியாंश, சொல் பிளஸ் தொடர் சொற்றொடர். இங்கே வாக்கியம் அதுவும் कड़े रस से युक्त वाक्य काव्य बनने लायक होता है। सुवई जन्म ये सुवई टेस्ट अंदर रस काव्य के जो 9 रस माने गए ना, उन 9 रसों से युक्त शब्द वाक्य काव्य माने जाते हैं। इस प्रकार काव्य का आधार वाक्य है, वाक्य का आधार शब्द है, शब्द का आधार
वर्ण है यानी अक्षर है। अच्छा, अभी यहाँ पर छंद में अक्षरों के उच्चारण के आधार पर उसकी मात्रा ये नियत है। எழுத்துக்களிலே உச்சரிக்கின்ற நேரத்துக்கு அல்லவா அதை அடிப்படையாக கொண்டு அதற்கென்று ஒரு பெயர் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது। நேரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அதுக்கு ஒரு ஒரு मात्रा அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது। मात्रा அளவு தமிழ் சொல்வார்கள்। उस प्रकार जो उच्चारण में समय कम लगे उसे लघु कहते हैं। ஒரு சொல்லை நாம் உச்சரிக்கின்ற பொழுது நேரம் குறைவாக இருந்தால் அதை தமிழிலே குரில் என்பார்கள், हिंदी में लघु कहते हैं। நேரம் அதிகமாக இருந்தால் எடுத்துக்கொண்டால் அதை நெடில் என்கிறோம், उसे गुरु कहते हैं। लघु गुरु, लघु என்றால் குரில், गुरु என்றால் நெடில்। आग लघु गुरु, इसमें उच्चारण में समय कम लगे उसे लघु कहते हैं, उच्चारण में समय अधिक लगे उसे गुरु कहते हैं। अच्छा, इस लघु गुरु के लिए एक लघु की एक मात्रा है और गुरु के लिए दो मात्राएं हैं। का समय कम है, एक मात्रा का, के, को, नी, कम समय एक मात्रा है, नी दो मात्रा है। इसलिए उच्चारण के समय के आधार पर हम लघु गुरु का निर्णय करते हैं। और लघु का सिंबल होता है एक 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 लकीर की जैसे वो लघु का चिन्ह है। जैसे यस के समान खींचने से वो गुरु का चिन्ह है। गुरु का सिंबल लाइक यस है, लघु का सिंबल लाइक आई है, एक है। इसे लघु का लघु गुरु समझ लीजिएगा, समझ गया ना। अच्छा, अभी अर्थ के लिए वर्ण के लिए लघु गुरु का नियम निर्धारित है। उस पर छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद के प्रकार दो हैं। क्या दो हैं? एक तो मात्रिक छंद है, दूसरा वार्णिक छंद है। एक तो मात्रिक छंद है, दूसरा वार्णिक छंद है। अभी मैंने कहा था ना, लघु के लिए एक मात्रा, गुरु के लिए दो मात्राएं। कविता के चरणों में किसी पाठ में गद्य का जो है वो लाइन जो है उसे तमिल वरी என்பார்கள்। அந்த வரிக்கு पंक्ति என்பார்கள் तमिल हिंदी। उसका नाम पंक्ति है, वो गद्य में। लेकिन पद्य के लिए उसका नाम पंक्ति नहीं, उसका नाम चरण है। चरण का मतलब है पंक्ति। गद्य के लिए पंक्ति, पद्य के लिए चरण। आगे चरण என்றால் அந்த வரி, कविता वरिகள் சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த वरिகள் चरण என்பார்கள்। यहाँ पर कविता के चरणों में कवि वरिகள் ले एक मात्रिक और वार्णिक दो प्रकार के छंद होते हैं। मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, ठीक है। कविता के चरणों में जहाँ मात्राओं की गिनती हो उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। मात्राओं की गिनती की गणना काउंटिंग हो तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वो गुरु गोविंद दो मुँह खड़े, गुरु गु एक, रु एक, दो गो दो, वी एक, इंद एक, दा एक, दो दो, ऊ दो, खड़े का एक, टे दो, काके लागो पाए, का दो, के दो, ला दो, गो दो, पा दो, या एक। इस प्रकार वहाँ पर मात्राओं की गिनती होती है। इस प्रकार के छंद को मात्रिक छंद कहते हैं। जहाँ सिर्फ मात्राओं की गिनती होती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार जो संगीत जानते हैं उनको मालूम हो गया होगा, स रि ग म प ध नि, स रि ग म प ध नि।
इसे सप्त स्वर कहते हैं। हारमोनियम में होगा, अभी कीबोर्ड में होता है, वो लगा है सा री ग म प ध नि। हर एक वो स्विच का हर एक शब्द होता है, वो बोलता है, वो सा उसको लगा से सा बोलता है, वो री को री बोलता है, ये सा री ग म प ध नि। और दोबारा उसको रिवर्स आते हैं, कैसे सा नि ध प म ग री सा, सा री ग म प ध नि सा जो आरोहण करते हैं उसको सा नि ध प म ग री सा। नीचे आते हैं ना उसको अवरोहण कहते हैं। आरोहण ऊपर जाना, अवरोहण नीचे आना, आरोहण अवरोहण, सा री ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग री सा, ये आरोहण और वो अवरोहण है। इस प्रकार वहाँ पर सप्त स्वर है। सप्त स्वर के अंतर्गत सैकड़ों हजारों गाने, करोड़ों गाने आ गए हैं। उसके अंदर उसके आगे नहीं जाएगा, सा री ग म प ध नि इसके आगे नहीं आ जाएगा। इसी के अंतर्गत करोड़ों गाने पैदा हो गए हैं, पैदा हो रहे हैं, पैदा होंगे ही। इसलिए கவியரசு சொல்வார், 7 ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை ராகம், 7 ஸ்வரங்களுக்குள் எத்தனை ராகம், இதய சுரங்களுக்குள் எத்தனை கேள்வி, வாழும் மனிதருக்குள் எத்தனை சரணம். இப்படி அந்த கவிதைகளுக்கு பாடும். அதாவது 7 சுரங்களுக்குள்ளே பலாயிரக்கணக்கான ராகங்கள் வருகின்றன. இந்த ராகத்தை அடிப்படையாக வைத்து பாடல்கள் வருகின்றன. அப்படி அங்கே எப்படி 7 சுரங்களோ இங்கே हिंदी வந்து 8 गणங்கள் சொல்வார்கள். गण 8 होते हैं। मात्राओं की गिनती हो उसे मात्रिक कहते हैं। जहाँ पर वर्णों की गिनती हो उसे वार्णिक कहते हैं। मात्रिक और वार्णिक, जहाँ पर मात्राओं की गिनती हो उसे मात्रिक कहते हैं, जहाँ पर वर्णों की गिनती हो वहाँ उसे वार्णिक कहते हैं। अच्छा समझ गया ना? तो वार्णिक छंद में ये जैसे कि सा री ग म प ध नि, इसी प्रकार उसके 7 स्वर है ना, इस प्रकार इसमें 8 गण होते हैं। सिर्फ वार्णिक में, मात्रिक में नहीं। मात्रिक में सिर्फ मात्राओं की गिनती करें तो काफ़ी है, लेकिन वार्णिक में क्या करना चाहिए? गण रखे गए हैं। गण का मतलब है सेट। मान लीजिए सेट, आपने मैथ्स पढ़ा होगा, मैथ्स में सेट लैंग्वेज 2 या 3 लेटर्स मिल के उसे सेट कहेंगे। मैथ्स में सेट लैंग्वेज कहकर आपको मालूम होगा, जो अलजेब्रा ज्योमेट्री जो पढ़ते हैं ना, तो आपको मालूम होगा सेट लैंग्वेज है। वहाँ 2 या 3 अक्षर, 3 नंबर वहाँ पर मिलते हैं, उसे कहते हैं सेट लैंग्वेज। इसी प्रकार हिंदी में इसमें भी वार्णिक छंद में सेट है। सेट को हिंदी में गण कहते हैं। इस सेट में 3 वर्ण होते हैं। हर सेट में 3 वर्ण होते हैं। हर गण में 3 वर्ण होते हैं। ஒவ்வொரு செட்டுக்கு வந்து 3 எழுத்துக்கள் உண்டு. அது ஒரே மாதிரி வராது, மாறி மாறி வரும்। 8 गण होते हैं। गण कुल 8 होते हैं। छंद कुल 2 होते हैं। मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, और अक्षरों के 2 होते हैं, लघु और गुरु। लघु की मात्रा 1 है, गुरु की मात्रा 2 है, यस। और उस छंद के 2 प्रकार हैं, एक है वार्णिक, दूसरा मात्रिक। और उसमें उस वार्णिक छंद में गण कहे गए हैं, उसके 8 गण होते हैं। 8 गण होते हैं। 8 गण में से मात्रिक के लिए गण नहीं है, वार्णिक के लिए गण है। उसके लिए आधार सेट है, उसे गण कहते हैं। 8 गण माने गए हैं। ये 8 गण क्या क्या है? 8 गण क्या क्या है? उनके नाम क्या क्या है? उसके लक्षण क्या क्या है? उसके लिए कितनी मात्राएं हैं? उसके उदाहरण क्या क्या है? ये सब हम आगे देखेंगे।
कल ये क्रमशः तो आगे बढ़ेगा और बाकी जो गण 8 प्रकार के होते हैं ना, तो 8 गणों के बारे में कल हम विचार करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा। आप दिल में याद रखिए, लघु गुरु। लघु एक मात्रा, गुरु 2 मात्रा। लघु का सिंबल है एक, गुरु का सिंबल है यस है। और कम समय लगे तो 1 मात्रा है, समय ज़्यादा लगे तो 2 मात्रा है। और कुछ पंक्तियों में ऊपर बिंदी आती है, वो लंबा, लंबा, मुंबई। वहाँ पर दबाव हो तो 2 मात्रा है। संसार, वहाँ दबाव नहीं है, ऊपर बिंदी है, मेरे पुलिर उसमें दबाव नहीं है, ये 1 मात्रा है। लंबा, मुंबई, उसमें दबाव है ना, इसलिए 2 मात्रा है। इस प्रकार 1 मात्रा, 2 मात्रा, लघु और चंद, वार्धिक, मात्रिक। मात्राओं की गिनती हो तो मात्रिक चंद, वर्णों की गिनती हो तो वार्णिक चंद। वार्णिक चंद में गण माने गए हैं, सो सेट माने गए हैं। 3 वर्णों का एक सेट होता है। ऐसा 8 गण होते हैं। 8 गण 8 प्रकार के होते हैं। फिर 8 गणों के नाम क्या क्या है, उदाहरण क्या है, लक्षण क्या है, ये सभी बातें हम कल जानेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला, क्योंकि समय के अभाव के कारण ज़्यादा समय लेंगे तो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने समय आज कम लिया है, क्योंकि ये विषय, ये सब्जेक्ट जो है ऐसा है, लंबा समय लेने से आपकी समझ में ये नहीं आएगी। इसलिए मैंने कम समय लिया है। और कल ये 8 गण के नाम, प्रकार, लक्षण, मात्राएँ, उदाहरण सब देखेंगे। उसके लिए पद्य का उदाहरण भी हम देखेंगे, मैं आपको दूंगा। इसी एक पद्य से कवि के एक कविता के चरणों का भी मैं उदाहरण दूंगा, और हर गण का भी उदाहरण दूंगा, हर मात्रा का भी उदाहरण दूंगा। मात्रा नहीं, एक गण की मात्रा। इसलिए आप कल तक प्रतीक्षा कीजिए। नाड़े वரை எதிர்பாருங்கள்। நாளை இந்த 8 गण 8 गण பற்றி பாருங்கள், நாளை பதிவுகிறேன்। நாளைய பதிவு மிக முக்கியமான பதிவு. இது ஒவ்வொரு பதிவும் மிக முக்கியமான பதிவு. எங்களுக்கு தேர்வு நெருங்கி வருகிறது. தேர்வு இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்கிறது. ஆகவே தேர்வுக்கு வசதியாக நான் இந்த தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். ஆகவே கேட்டு தெளிந்து பயன்படுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். நாளை இதே தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க வருகிறேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன், தமிழ்நாடு. நாளை தங்களை சந்திக்க விடைகிறேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் சுந்தரராஜன். நன்றி, தன்யவாத். நன்றி, தன்யவாத். நன்றி, தன்யவாத். ஜெய் हिंद. हाँ, बेटा, बेटा 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 बेटा